मकसद ये है कि बिहार के सियासत में, बिहार के राजनीति में मुसलमानों की हैसियत क्या है, उसकी हिस्सेदारी क्या है, इस पर चर्चा करना है। आज के वर्तमान परिवेश में 1990 के बाद आप जब देखेंगे बिहार के राजनीति को, तो उसमें जो 19% जिसकी आबादी 19.5% है, 19.5 हम लोग तो जानते हैं कि 20% है, तो 20% आबादी वाला जो लोग हैं वो पूर्ण रूप से हाशिए पर आकर खड़े हो गए। समीकरण जो आपने कहा कि MY समीकरण है बिहार में, और MY समीकरण में लोगों का रुझान, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी आखिर। विशेष परिस्थिति में किसी मजबूरी के तहत उससे लाभ लेकर इन लोगों ने हमारा शोषण किया, हमारे समाज का शोषण किया। आज वो दिन नहीं है, दिन लग चुके हैं, नया विकल्प आ चुका है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। कल पटना के बापू सभागार में जनसुराज की तरफ से मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुसलमानों की भागीदारी को लेकर के प्रशांत किशोर से बातचीत होगी। इसी तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। जनसुराज से MLC हमारे साथ आफाक अहमद खान जी। कल जो कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? कल 1 सितंबर 2024 को बापू सभागार पटना में एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है, आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार के सभी ज़िलों से जो बुद्धिजीवी मुस्लिम हैं जी। उसमें भारी संख्या में आ रहे हैं। मकसद ये है कि बिहार के सियासत में, बिहार के राजनीति में मुसलमानों की हैसियत क्या है, उसकी हिस्सेदारी क्या है, इस पर चर्चा करना है। आज के वर्तमान परिवेश में 1990 के बाद आप जब देखेंगे बिहार के राजनीति को, तो उसमें जो 19% जिसकी आबादी 19.5% है, 18% सरकार ने बताया है, लेकिन उसमें कलाल एक जाति है मुसलमान में, जिसको कलवार में जोड़ दिया है, 1.5% वो भी 19.5 हम लोग तो जानते हैं कि 20% है, तो 20% आबादी वाला जो लोग हैं वो पूर्ण रूप से हाशिए पर आकर खड़े हो गए। सरकार उदासीन है, वोट के रूप में उन्हें इस्तेमाल करती है, सियासी हिस्सेदारी यकीनी नहीं करती है, सियासत में उसके साथ छल होता है, और लोकतंत्र के अंदर राजनीति में और सियासत में आपकी नुमाइंदगी नहीं होगी तो आपका विकास संभव नहीं है। बिहार में इतनी सारी पार्टियां हैं, क्या लग रहा है मुसलमानों को जो हक अधिकार मिलना चाहिए, क्या उनको उतना नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए? ये तो आप ही चौथा स्तंभ में आप ही तो देखिए, मैं कह रहा हूँ कि 1990 के बाद कोई शिक्षा मंत्री बना, कोई स्वास्थ्य मंत्री बना, कोई ग्रामीण विकास मंत्री बना, जो बड़ा जहाँ से एक बड़ा मैसेज जाता है, कोई उप मुख्यमंत्री मिला? नहीं मिला। इसको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। जिसकी आबादी 20% है वो वोट का शिकार हो गया है। जैसे आप देखते होंगे कि शेर का शिकार लोग हो जाते हैं, उसी तरह से वोट का शिकार हो गया है। ऐसी परिस्थिति में वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, आवश्यकता है कि जो बुद्धिजीवी हैं वो फैसला लें। अपने लिए अगर फैसला नहीं लेते हैं तो अपने बच्चों के लिए फैसला लें कि आने वाले कल में जो उनके बच्चे हैं वो क्या करेंगे। ऐसा ही मफलूज और मजबूर होंगे। इन तक वोट मांगने वाला भी कोई नहीं जाएगा जब तक रवायत से बगावत नहीं करेंगे, जब तक आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, तब तक यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी की स्थापना होने जा रही है। क्या लग रहा है मुसलमानों को सही हक अधिकार जनसुराज की तरफ से मिलेगा? इस हिंदुस्तान के अंदर ये पहला मौका है कि एक देश का दानिश्वर, बुद्धिजीवी, सियासी रहनुमा जिसका नाम प्रशांत किशोर है, वह एक 20% आबादी वाले गरीब तबके के लोगों को, जो उसके बुद्धिजीवी हैं, उसको बुला रहा है और उसकी अदालत में खड़ा होकर उसके हिस्सेदारी को यकीनी बनाने का प्रयत्न करेगा, कोशिश करेगा। इसलिए मैं उस आदमी को सैल्यूट करता हूँ। इसके पहले किसी आदमी ने भी, किसी दल ने भी, किसी पार्टी के लोगों ने भी इतना हिम्मत नहीं किया, इतना रहमत और शफकत नहीं किया कि हम मुसलमानों को बुलाकर उसके दर्द को समझें। यह पहला व्यक्ति है हिंदुस्तान का, जो हिंदुस्तान के बिहार बदलते हुए बिहार का जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये भी लिखा जाएगा कि यही प्रशांत किशोर, जिसके चेहरे पर भारत का मानचित्र अंकित है, जो गांधी की तस्वीर लेकर आज की इस अंधकारमय समाज में निकला है, इस समाज को प्रकाशित करने के लिए उस व्यक्ति ने बिहार के 20% आबादी वाले बुद्धिजीवियों को बुलाकर
उसके राजनीति हिस्सेदारी के बारे में चर्चा परिचर्चा किया और एक नया रास्ता और नया आयाम दिया। कथित तौर पर आरजेडी को वायम समीकरण के लिए जाना जाता है। लगातार वो कहते हैं कि मुसलमानों की हम आवाज़ बनते हैं, उनके लिए खड़े रहते हैं। साथ ही साथ एमआईएम जो है पिछली बार बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थी। ऐसे में मुसलमान समाज के जो लोग हैं उन दोनों पार्टी पे खास करके देखा जाता है कि ज़्यादा उधर रुख है। ऐसे में जनसुराज में आप हैं और इधर कैसे आप मुसलमानों को आकृष्ट करेंगे? कितनी जो है देखिए, समीकरण जो आपने कहा कि एमवाई समीकरण है बिहार में, और एमवाई समीकरण में लोगों का रुझान, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। आखिर विशेष परिस्थिति में किसी मजबूरी के तहत उससे लाभ लेकर इन लोगों ने हमारा शोषण किया, हमारे समाज का शोषण किया। आज वो दिन नहीं है, दिन लग चुके हैं, नया विकल्प आ चुका है, सबों के लिए विकल्प आया है, नॉट ओनली मुस्लिम, मेजॉरिटी के लिए भी आया है, बहुसंख्यक के लिए भी आया है। 2 भाई मिलकर 40 वर्षों से इस राज्य को चलाया है। जब जब भी हम लोगों ने वोट दिया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं, कभी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बने हैं, तीसरा आदमी नहीं आया 40 वर्षों में। इस बार 40 वर्षों के बाद एक विकल्प, मजबूत विकल्प सामने आया है, जो मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, लोगों के लिए भी है। ये दोनों को काटेगा और दोनों को साफ करके नया रास्ता बनाएगा और नया बिहार बनाएगा, बदलता हुआ बिहार आप देखेंगे। 2025 में नवंबर महीने में चुनाव होगा, अक्टूबर से नवंबर तक। आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं। मैं शिक्षक प्रतिनिधि हूँ, एमएलसी हूँ। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जनता के अंदर जितनी बेचैनी है, निचले स्तर पर, चाहे वो किसी भी जाति का आदमी हो, वो विकल्प चाहता है। वो नहीं चाहता है कि जवान बेटा मेरा कमाने बाहर जाए अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर, मजबूरी और विवशता में 10,000, 15,000 और 20,000 के लिए कमाने जा रहा है। यह प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं नवंबर 25 में जो बच्चे हरियाणा, लुधियाना, महाराष्ट्र से आएंगे छठ करने बिहार में, और दोबारा उसको हम बाहर नहीं जाने देंगे। निश्चित रूप से हर आदमी अपने बच्चे के मुस्तकबिल को देखकर, भविष्य को देखकर एक नया विकल्प खोज रहा था। वह विकल्प सामने है, जो गांधी के तस्वीर को लेकर, गांधी के चित्र को लेकर इस अंधकार में वो व्यक्ति निकला है, जिसका नाम प्रशांत किशोर है। निश्चित रूप से जात पात से ऊपर उठकर लोग एक नया समीकरण बनाएंगे। आपको याद होगा कि 2005 और 10 में 5 से लेकर 10 तक नीतीश कुमार ने जो काम किया था, तो 10 का जो आम चुनाव हुआ उसमें सारा समीकरण ध्वस्त हो गया। ये आपको भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार बनी, 212 सीटों से मिला। तो जन बल के आगे सारा समीकरण समाप्त हो जाता है। ठीक वही 25 में होने जा रहा है। नवंबर का जो चुनाव होगा, जनता का सुंदर राज स्थापित होगा, जन सुराज की सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। एक आखिरी सवाल रहेगा। कहा जा रहा है कि जन सुराज में जो है 40 महिलाओं को जो है विधानसभा में टिकट मिलेगा, तो वहीं अल्पसंख्यक समाज के लोगों को 75 सीटें मिलेगी। क्या लग रहा है दूसरे पार्टी के? हाँ, सुनने में गड़बड़ जी, क्या सच्चाई क्या है? ईबीसी को 75 मिलेगा, ईबीसी 75 मिलेगी, उसका जो संख्या है उसके आधार पर मिलेगा। अल्पसंख्यक समाज का जो आबादी है, उस आबादी के लिहाज से उसको मिलेगा। अभी तय नहीं हुआ है कितना मिलेगा? तय है, अगर 18% सरकार हमको मानती है तो उस हिसाब से देगी। जिसकी जितनी संख्या है उसी के हिसाब से उसको भागीदारी मिलेगी। इसमें कोई इंजस्ट नहीं होगा। और महिलाओं का अधिकार तो बनता है ना। आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिलाएं अगर सदन में नहीं जाएंगी, उनके ज़ुबान और उनकी ताकत नहीं वहाँ आएगी, तो क्या बिहार तरक्की करेगा? आप घरों में कैद करके महिलाओं को आप निकाल सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए महिलाओं का भी सम्मान मिलेगा, युवाओं को भी मिलेगा। लेकिन जो 1000 लोग जो बिहार को बुर्बक बनाए हुए हैं पिछले 40 वर्षों से, 1000 परिवार ही चुनाव लड़ता है। मेरा जैसा आदमी आपको नहीं मिलेगा इस सदन में। मैं एक किसान का लड़का हूँ, देहात से बिलोंग करता हूँ, और आज़ादी के बाद पहली बार एक किसान का लड़का शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतकर उस सदन का सदस्य बना है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एमएलसी आफाक अहमद खान, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जनसुराज में सबों को जो है हिस्सा मिलेगा, सबों को सम्मान मिलेगा। साथ ही साथ मुसलमानों को लेकर के हमने बातचीत की, उनकी भागीदारी को लेकर के बातचीत की। क्या कुछ कह रहे थे आप भी सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया को कमेंट के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार।